अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो ईरान में पेश आया, जहां पर 8 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। और ये 8 के 8 का ताल्लुक़ बहावलपुर, पंजाब के इलाके बहावलपुर से बताया जाता है। ये वहाँ पर एक बुनियादी तौर पर कार मकैनिक का काम करते थे। एक वर्कशॉप थी इनकी जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे। दहशतगर्दों ने इन पर हमला किया, फिर इनको बांधा गया और उसके बाद बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने ये मामला ईरान से उठाया और ईरानी सफारत खाने का जवाब भी इस मामले पे है। और दहशतगर्दी, जिस तरह से ईरानी सफारत खाने ने कहा कि ये एक आलमी मसला है, सबके लिए है और यकीनन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करना खासा मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की तशवीश बहरहाल इस सारे मामले पर यह है कि जो दहशतगर्द हैं उनकी सेफ़ हेवन्स जिनकी हम बात करते हैं और उनके बॉर्डर के दूसरे पार से, चाहे वो अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके में हों या ईरान के सरहदी इलाके में हों, एंड नॉट टू फॉरगेट कि ये वो बड़े बॉर्डर्स हैं जिनको उस तरह से फेंस करना, कंट्रोल करना ममालिक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर भारत के खुफिया एजेंसी की प्रेजेंस हमें एक अरसा पहले उसके शवाहिद मिले और ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन दहशतगर्दों के मुकम्मल सेफ़ हेवन्स वहाँ पर होना और उनका ये कार्रवाइयाँ करना, ये यकीनन एक मसला है। और ये एक वाहिद मामला नहीं है, बल्कि जब जब दहशतगर्द बॉर्डर के अंदर आकर, यानी कि पाकिस्तान की हदूद में भी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो ये कार्रवाई करके ये दोबारा बॉर्डर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं या कामयाब होते हैं, या इनके हैंडलर वहाँ बैठे होते हैं जो वहाँ से इन्हें गाइड कर रहे होते हैं। और चूँकि वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं है इलाका, तो उन पर कुछ करना या यकीनन कार्रवाई करना ये उतना आसान नहीं है। माजी में कुछ अटैक्स और ऑपरेशंस किए भी गए, लेकिन अगेन वो सरहदी खिलाफ वर्जी और दीगर मामलात उसमें आते हैं जिसमें पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ यकीनन ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहता। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो मामला है वो दहशतगर्दी है और उसका सरहद पार से हेवन्स होना और उसमें बतदरीज इजाफ़ा होना और एक के बाद एक दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होना, ये एक बड़ा चैलेंज है। इस पर सभी के बयानात हैं, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, सब अपनी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और एक मुकम्मल कोशिश भी की जा रही है कि इन वाक़यात में कमी लाई जा सके या इनकी रोकथाम हो सके। लेकिन ये जिन इस वक्त एक बेकाबू होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक तो इस मामले पर बात करें, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये दहशतगर्दी बन गया हुआ है और बाकी मसाइल उसके बाद हैं पाकिस्तान के, और इस मसले को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ प्रोग्राम के सेकंड हाफ़ में हम कुछ बात करेंगे जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमत के दावे, तरक्की, प्रोग्रेस, खारजा पॉलिसी, हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने की ख़बरें, पाकिस्तान से यहाँ पर मौजूद हुनरमंद लोगों के लिए दीगर ममालिक में रोज़गार की बातें, ये हम ज़रूर सुनते हैं और इस मामले में एक एफ़र्ट्स हो रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है और सियासी जमातें हैं, जिनमें बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, जो कि बहरहाल एक लिहाज से अपने तई बहुत सारी चीज़ों में बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई बहुत स्पेस क्रिएट नहीं हुई है, जिसकी वजह यकीनन वो ख़ुद हैं और उनकी तरफ हम इशारा करते आए हैं। और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो ये रूट कॉज है उसको एड्रेस करने में कामयाब हो रहे हैं। अब वो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, फिर कौन लोग बैरून मुल्क मुकीम बैठे हुए हैं जो पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ कमेटियों से बाहर निकालना और उनके बयानात से लाताल्लुकी करना। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो माजी में भी अगर कोई कोशिश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से की जाती थी तो उस सारी की सारी कोशिश को सबोटाज कर देती थी। ये लोग इनके कह लीजिए कि बिल्कुल ही गैर ज़िम्मेदाराना बयानात या चीज़ें पार्टी के लिए मसला बनती थी, या इनके हैंडल्स का बाहर से इस्तेमाल होना। तो अगर ये सोच इस वक्त है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ बेहतरी होगी और जो एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है हमारा सियासी मंजरनामा, उसको एक इस्तेहकाम मिलेगा और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं चाहूँगा सेकंड हाफ़ में हम इस मामले पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जावेद सदीक़ साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और महर तारड़ साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम कहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं ये ईरान का वाक़या? अब तक तो दहशतगर्दी हमारी सरहदों के अंदर
ہو رہی تھی اب سرحد کے باہر سے آپریٹ ہو رہی تھی، اب وہاں باقاعدہ کارروائیاں ہو کر پاکستانیوں کو قتل کرنا، یہ تمام تر چیزیں ہیں. اس کا جو کینوس ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ معاملہ مزید پھیلتا جا رہا ہے دہشت گردی کا. آپ سمجھتے ہیں کہ وی گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اس کو کسی حد تک ہم قابو پانے میں کامیاب ہوں گے یا کچھ ایکسٹرا میئرز اس دفعہ ہمیں لینے پڑیں گے کیونکہ اب یہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے؟ اصلاً جس بیلٹ میں ہم بات کر رہے ہیں ایران اور بلوچستان، اس بیلٹ کے اندر یہ نہ بھولیے گا کہ ہندوستان ایک بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور یہ ابھی میری اپریہنشن ہے. میں گلٹی بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہو، لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ میرے سسپیشنز انڈیا پہ زیادہ جائیں گے، کیونکہ ایرانینز I don't see any common sense کہ ایرانین پاکستانیوں کو ماریں گے. I don't think so. Maybe I'm wrong, but at the end of the day بات آتی ہے دہشت گردی کی. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ایک تھیری آ سکتی ہے کہ اس کے اندر انڈیا کا بھی ہاتھ ہو. ان کے را کے جو ایجنٹس ہیں، آپ نے سلیپر سیلز آپ نے دیکھ لیے اس بیلٹ کے اندر کتنے، کلبھوشن جیسے لوگ پتہ نہیں اور کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرنا جو کہ وہاں کے میکینکس ہیں، یہ کون کرے؟ ابھی دیکھو نا، آپ اس کو ذرا اس کی گہرائی میں جاؤ. Why would an Iranian kill Pakistanis? Why? یہ بہت بڑا کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پروبیبلی ایران اور پاکستان کے درمیان ایک آپ کہہ لو کہ خلل یا ایک فریگمنٹیشن یا فریکچرز کریٹ کرنے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی اس کے اندر انوالو ہے. آپ نے دیکھ لیا BLA انہوں نے کیا کیا، وہ کس کی انسسٹنس سے اور کس کی سپورٹ سے آگے آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور ایک آؤٹ سائڈ ہینڈ ہے، اور ایران کو میں کبھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ایرانینز پاکستان کے اور پاکستانیوں کے خلاف اس طرح کی، یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. اور بالکل یس، یہ ایکٹ آف ٹیرر ہے، ٹیررزم ہے، اور آئی ایم شیور ایران ول لک انٹو اٹ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از اے ڈیولپنگ اسٹوری. لیکن اس اسٹوری کے پیچھے آئی تھنک کافی سینسٹر ہینڈز ہیں کہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ کولڈ بلڈڈ مرڈرز ہوئے. سو آئی ول ریزرو مائی انالیسس اینڈ ججمنٹ اینڈ آئی ول سے کہ اس کے اندر ایک تھرڈ پارٹی کا ضرور ہاتھ ہے. اٹ ول بی پریمیچور کہ یہاں میں بلیٹنٹلی کہہ دوں کہ ہاں بھائی اس نے یہ تو. آئی تھنک جب ایرانین اتھارٹیز اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی واٹ از واٹ. بٹ آئی ول ناٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی آف انڈین انوالومنٹ ان اٹ. بالکل، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ وی کین ناٹ رول دس آؤٹ بیکاز اس کے ماضی میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اور وہ کلبھوشن کی گرفتاری ہو اور پھر اس کے پورے نیٹ ورک کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی ہو، تو بڑا واضح ہے کہ فٹ پرنٹس وہاں پر بہت حد تک موجود ہیں. اور پھر افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو آن دیٹ سائڈ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ وہاں پر ایک گٹھ جوڑ جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے. لیکن اب کیا کچھ انگیج کرنے کی کوشش ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان ایران برادر ملک ہیں. افغانستان کے ساتھ کچھ معاملات ہمارے فار اے فیکٹ کہ افغانی واپس جا رہے ہیں، کچھ ایک ناراضگی کہیں پر موجود ہے، تو ایران کے ساتھ معاملات کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش ہے یا یہ اس سے زیادہ کچھ ہے؟ میں مہر تاڑ صاحبہ کی جانب بڑھوں گا. مہر صاحبہ، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ایز این ہول؟ پہلے تو بتائیں، یہ تو جس طرح پی جے میر صاحب نے کہا وی نو اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری، بٹ کچھ فیکٹس ہمارے سامنے ہیں. جو انسیڈنٹ ہوا وہ ہمیں پتہ ہے، اب ہاتھ کس کا ہے، ملوث کون ہے، وہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. لیکن حالیہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ لیں جو دہشت گردانہ کاروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، بلوچستان خاص طور پر، اور یہ تمام تر چیزیں، کیا وجوہات آپ دیکھتی ہیں ان میں تیزی کی؟ اور ڈیلیڈ رسپانس ہے تھوڑا سا ہمارا، یا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں کمی لا سکیں یا ان کو اوور کم کر سکیں؟ First to my heartfelt condolences to the families of the victims. بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اور ongoing سچویشن ہے پاکستان میں، بلوچستان میں بھی جو کچھ ہوا وہاں پر پیپل آر کانسٹنٹلی ڈائنگ ٹیررزم کی وجہ سے. پاکستان میں بہت سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لال آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایران کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات ہیں یا تھے یا ہو سکتے ہیں، آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹ ہیئر از کہ یہ کہاں پہ ہوا. جس نے بھی کوئی اگر کسی کو لگتا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے، آئی ایم ناٹ این انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ، یا میں پاکستان کی فارن پالیسی پہ
बहुत ज़्यादा मेरी नज़र नहीं है, बट एज अ पाकिस्तानी हु does read the news and who does follow what is happening in our neighborhood, तो I think उस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है. I don't believe at all, just like what PJ मीर साहब just said, कि I don't think कि इसमें ईरान के किसी हिसाब से कोई इन्वॉल्वमेंट है. मैं नहीं समझती. एज अ पाकिस्तानी I don't think ईरान इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन द फैक्ट कि उस जगह जिस जगह पे ये हुआ तो उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. अगर अफ़गानिस्तान के साथ तो नो मैटर व्हाट पाकिस्तान से अभी जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ अर्सा पहले अफ़गान को जो बेचारे पैदा भी यहाँ पे हुए हैं, जिनके जो पले बड़े यहाँ पे हुए, जिनके बिजनेसेस यहाँ पे थे, स्कूलिंग यहाँ पे हुई, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे पैदा हुई, उनको भी कहा गया कि यहाँ से चले जाएं. मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने चले गए हैं, कितने अभी तक हैं. ऑब्वियसली उस तरह की रिजेंटमेंट भी है. उन लोगों की भी रिजेंटमेंट होगी जिनके ऊपर इन लोगों को सोकॉल डाल दिया गया कि अब आप इनका बोझ उठाएं. और इंडिया के साथ जो इश्यूज हैं वो तो चलते आ रहे हैं. इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को, इंडिया ने हर फोरम पे, हर जगह पे, राइटली रॉन्गली, सही गलत, वो हमेशा से पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस इन इंडिया. कोई टेरर एक्ट हो, पाकिस्तानियों को ब्लेम करते हैं. तो आई बिलीव कि उस चीज़ को देखना कि सिक्योरिटी कैसे बेहतर की जा सकती है, बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे बेहतर की जा सकती है. आई थिंक द बिगर पिक्चर शुड बी कि कॉजेज़ में जाएं, रीजंस में जाएं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. जब अगर उनको उन मुल्कों से बातचीत शुरू की जाए, इवन इंडिया अफ़गानिस्तान से बातचीत प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए. इस तरह की नेगोशिएशंस होनी चाहिए कि एक लॉन्ग लास्टिंग पीस हो. उसके बाद ईरान के साथ अगर कोई बीच में मिसगिविंग्स हैं, कोई मसले हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई उनके और हमारे दरमियान में किसी किस्म की, अगर एज आई सेड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट किसी किस्म की भी जो भी कोई अगर है, कोई बहुत जो स्टेबल रिलेशनशिप था उसमें अगर कोई दरार पड़ी है, कोई रीज़न है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें. बिकॉज ये तो बेचारे विक्टिम बन जाते हैं ना. ये तो सिंबलिज्म होती है कि हम ये कर सकते हैं आपके साथ. हो उनका टारगेट वो लोग तो नहीं थे, उनका टारगेट तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है ना. तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, जहाँ हो रही हैं. बलोचिस्तान में हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? क्योंकि 2-4 टेररिस्ट को इधर मार लिया, उधर मार लिया, बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर कर ली उसके बाद. बट आई बिलीव के the bigger should be taken, picture should be taken into consideration के हालात जहाँ ख़राब हैं वो बेहतर कैसे हो सकते हैं, चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं. क्योंकि छोटे temporary solutions, I don't think that has ever that those things have ever worked, and I don't think they'll ever work. Obviously वो लॉन्ग लास्टिंग पीस आपके लिए नहीं लेकर आएंगे. आई एग्री विद दिस कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए तो फिर जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, जो उसकी जड़ है, वहाँ से उसको एड्रेस करना है. जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे. ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं. साथ रहिएगा. वेलकम बैक. जावेद साहब, इस पर राय दीजिएगा कि अब ये क्या कोई मुल्कों के दरमियान की बात है, या ये दहशतगर्द एक अलहदा से एक एग्जिस्टेंस इनकी हो गई हुई है, जिनका ना कोई मज़हब है, ना कोई वतन है, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई बॉर्डर है, बट ये किराए के कातिल हैं और इसी तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं. और कुछ लोग ममालिक चीज़ें इनको पैसे देकर इस्तेमाल किया जाता है. आप क्या समझते हैं? एक तो अभी हाल ही में जाफ़र एक्सप्रेस के बाद हमने एक अपना बड़ा वाज़ेह स्टांस जो दिया, वो ये कि बहुत नरमी, बहुत बातचीत. क्या तक जो नरमी हमने रखी है जावेद साहब, वो वजह रही है मज़ीद सख्ती, वो मसले का हल होगा, या बैठ के बात करें, जड़ से मसले को हल करें, उससे कोई मसला हल हो सकता है? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है, ख़ासतौर पर जो बलोचिस्तान है, उसको कुछ ममालिक, ख़ासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली तस्वर करता है. और वहाँ जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं, या वहाँ पे हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं, मसलन एक अरसे से, कई दहाइयों से बलोची नेशनलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ बरसरे पैकार हैं. पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की साथ उनका एक तसादुम जारी है, और ये कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है. तो इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये लोग जो है अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि जो कुछ हमारे दुश्मन हैं, हमारे एडवर्सरीज़ हैं, और ख़ास तौर पर सी पैक जो है, जो चाइना ने यहाँ पे उसका आगाज़ किया है और पाकिस्तान उसका एक बड़ा की पार्टनर है, उसको सबोटाज करने की कोशिशें भी हो रही हैं. पाकिस्तान में
ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، اور الٹا پاکستان کو بلیم کرنا کہ پاکستان از دی ہب آف ٹیررزم اور پیوٹ آف ٹیررزم، یہ ہندوستان کا ایک نریٹو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو بی ایل اے ہے اور دوسرے مجید بریگیڈ ہے اور کئی اور آرگنائزیشنز ہیں، وہ اب اس ٹیررزم کے دائرے کو بڑھا کے ایران تک لے جا رہے ہیں، اور ایران اور پاکستان کے تعلقات ماضی میں اتنے اچھے نہیں رہے، ٹینشن بھی رہی۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایرانینز نے بلوچستان کے اندر، ہمارے بلوچستان کے اندر حملہ کیا تھا۔ پاکستان نے ایک ریٹیلیٹری ایکشن کے تحت وہاں پہ ایران میں حملہ کر دیا تھا، اور وہاں کے بعد وزیر خارجہ یہاں آئے اور بات چیت ہوئی اور ختم ہو گیا معاملہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے جو پاک ایران تعلقات ہیں ایک پازیٹیو ٹریک پہ ہیں، اور اس میں مجھے کوئی بڑا اریٹیٹ نظر نہیں آتا۔ اور گیون دی بگر پکچر، جب کہ فلسطین کا یہ ایشو ہے، ایران کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایران پر امریکہ پریشر ڈال رہا ہے اور دوسرے ممالک بھی اس کو پریشرائز کر رہے ہیں، تو ایران کی جو ڈپلومیسی ہے وہ یہ ہے کہ نیبرنگ کنٹریز پاکستان سمیت اور عرب ممالک کے ساتھ، خلیج کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ ایک خلیجی ملک عمان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ہوسٹ کا کام کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کوئی اس میں مجھے نظر نہیں آتی کہ ایران نے انٹینشنلی ایسا کیا ہے، لیکن جو ایلیمنٹس اور جو ان کے سپانسرز ہیں وہ ان کو اب استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا، اور دیکھیں اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا اس ورکشاپ کے اندر یہ سارے پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں اکثر بسوں سے اتار کے آئی ڈی کارڈ دیکھے جاتے ہیں کہ کون سا آدمی پنجاب کا ہے، اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس پر فائر کیا جاتا ہے۔ تو ایک پنجاب کے درمیان اور بلوچستان کے درمیان مخاصمت یا رنجش پیدا کرنے کے لیے اور دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بھی تعلقات اگر بہتر ہو رہے ہیں تو ان کو خراب کیا جائے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان کے کسی بھی پڑوسی ملک سے اچھے تعلقات نہیں۔ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اس وقت وہ نہیں ہیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں، اور ہم نے بڑے پیمانے پر افغان نیشنلز کو ڈیپورٹ کرنا شروع کیا ہے۔ طالبان ہمارے اوپر الزامات، ہمارا یہ بھی گلہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت جو ہے تمام وعدوں کے باوجود ابھی تک پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں کو نہیں روک سکی، اور وہ جو نیٹو کا اسلحہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز پر آئے روز حملے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا دائرہ بڑی تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پر روشنی ڈال دی۔ یہ تمام تر فیکٹرز موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یقیناً اب ایکسٹرا میئرز کچھ لینے کی ضرورت ہے، کچھ زیادہ ایک پلاننگ اور اسٹریٹجی کے ساتھ ٹو کنٹرول اینڈ اوور کم آل دس۔ ادروائز یہ ایک جن جو بے قابو ہو رہا ہے یہ مشکلات میں اضافہ کرتا جائے گا ہم سب کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے جی میں ذرا کچھ جو پاکستان کا جو سیاست کا منظرنامہ ہے میں اس کی بات کرنا چاہوں گا۔ بی جے پی صاحب، یہ جو اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک تو پہلے ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ عید کے بعد دوبارہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آئے گی، لیکن ویسا نہیں ہو رہا، اور شاید اس کا کوئی رزلٹ نکل بھی نہیں رہا تھا، تو شاید بہتر ہی ہے کہ اگر نہیں ہو رہا پھر یہ کہ دوبارہ سے اب یہ کس طرف جائیں گے۔ تو آوازیں اٹھیں، یہ پہلے بھی چل رہی تھیں، اور پھر پارٹی اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے، کچھ انڈیویجولز یقیناً اس میں لیڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مسالت کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی جو پی ٹی آئی کی کمیٹیاں تھیں ان کو بھی تحلیل کیا گیا ہے، شہباز گل جیسے ناموں سے جان چھڑانے کی بات خبروں میں آ رہی ہے، اور بہت سارے نام ہیں لیکن وہ ایک نون پرسنالٹی رہے ہیں یہاں پر۔ اور پھر عمران خان صاحب سے کون ملاقات کرے گا کون نہیں یہ بھی فیصلہ ہوگا، اور پھر ان کی بات کون باہر لے کر آئے گا۔ ڈو یو تھنک کہ اب جو چیزیں پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی تھی اور ان کو جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نہیں مل رہے تھے، مختلف چیزیں وہ کوشش کر چکے، اب بالآخر وہ بہتر جانب کچھ قدم اٹھا رہے ہیں، اور شاید اس کے بعد کچھ آسانیاں یا چیزیں یا کچھ رستہ ان کے لیے بننے کی گنجائش نکلے جب وہ یہ تبدیلیاں لا رہے ہیں؟ اسلام، جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں یہ ایک سیلف ڈسٹرکٹ بٹن کے اوپر چل رہے ہیں۔ آپ نے ان کے ڈفرینسز دیکھ لیے،
जो हम कहते हैं कि डर्टी लिनन, इंस्टेड के आप अपनी मीटिंग्स के अंदर उसको थ्रैश आउट करो, ये पब्लिकली कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है, कोई दूसरी दे रहा है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, उसके अंदर ये लोग समझते नहीं है, एक अपने लीडर को भी खराब कर रहे हैं और अपनी पार्टी का जो मौकफ है उसको भी ये नेगेटिव पे लेके जा रहे हैं। हर बंदा एक डिफरेंट एक स्टेटमेंट दे रहा है एंड हर बंदा किसी की स्टेटमेंट से मुत्तफिक नहीं है। अब नुकसान किसका है? एक पॉलिटिकल पार्टी का है। अब इसको कौन ठीक करेगा? आई डोंट नो, क्योंकि हर बंदा कहता है मैं जाके लीडर से बात करता हूँ, अपने चेयरमैन से जो कि ओरिजिनल चेयरमैन है, और आके आपके सामने कभी सवादी साहब कुछ करते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कुछ करते हैं, कभी मरवत, आई मीन यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ, वो कहते हैं ना लिकरस ऑल सॉर्ट्स। अब इस नजरिए के और इस डेवलपमेंट के साथ नुकसान किसका है? पीटीआई का है। हम मानते हैं कि पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी है, बिल्कुल है, एट द एंड ऑफ द डे वो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का अपना है, वो नहीं लेके चल रही, वो एक डिस्ट्रैक्टेड पार्टी की तरह चल रही है, जो कि नुकसान पार्टी का है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक सुलझी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करें, आप अपने एडवर्सरीज के साथ बातचीत पे आए, एंगेजमेंट पे आए, आप नहीं आ रहे। तो इसका मैं समझता हूं कि इनको रीग्रुप करना चाहिए, इनको रिफ्रेश करना चाहिए और अपने जो एक्शंस हैं इनको रिव्यू करें, उसके बाद जाके आपने जो मर्जी करना है आप करें, क्योंकि ना इनका सिर पता चल रहा है ना पैर पता चल रहा है। इनकी आपस के इतने इख्तलाफात हो गए हैं कि एक आम आदमी भी कंफ्यूजन के उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा, मैं समझता हूँ उससे पहले आप क्या बात करेंगे, मुझे बता दें कि आप इनकी किसी ऐसी डायरेक्शन पे बात कर सकेंगे कि ये फोकस्ड है। हाँ, फोकस एक जगह पे है, इमरान खान को रिलीज करो, भाई रिलीज होंगे वो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू होंगे, गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ को परसू करो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप बताएं, टेलीविजन पे आए, आपके शोज में, बाकी शोज में आए और बताएं कि व्हाट कैन यू डू बेटर देन दिस करंट गवर्नमेंट। ये होती है ऑपोजिशन का काम। अब ये फिक्सेटेड है, ये फिक्सेशन के साथ नहीं चलना। अल्लाह इमरान को बहुत लंबी जिंदगी दे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का अपना फ्यूचर क्या है, व्हाट कैन दे डिलीवर फॉर पाकिस्तान। इन्होंने एक इम्पैक्ट तो दे दिया है, एक विजुअल इम्पैक्ट भी आ गया, एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आ गया, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो व्हाट नेक्स्ट का एक मैं समझता हूं हम सारे लिम्बो के अंदर हैं, दे हैव गॉट टू गेट देमसेल्व्स फोकस्ड और आगे जाएं। अगर नहीं जाएंगे ऑल अराउंड केओस रहेगा, ऑल अराउंड आप कह लो कि हम आपस में अगर बैठ के बात नहीं कर सकेंगे तो फिर हम कश्मीर की क्या बात करेंगे, अपने जो दूसरे आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं इस पे क्या बात करेंगे। सो जब तक आप एक दूसरे से बात करना शुरू नहीं करेंगे संजीदगी के साथ, अरसलान, हम इसी लिम्बो के अंदर फंसे रहेंगे। अच्छा, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड वाली जो आपने बात की, ये बड़ी अहम है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, वो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनके वज़रा और उनकी ड्यूटीज़ इस तरफ होने के बावजूद उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना ये अपने मामलात में ख़ुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेहर साहबा, इत्तफ़ाक़ करती हैं अब कि चलें कुछ जो ये बैयर्स लिए गए हैं ये अच्छे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और तनकीद तो हम बड़ी करते हैं उनके मामलात पर, हुकूमत पर, लेकिन इससे शायद कुछ ये बेहतरी ला सकें। मसला मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ये नहीं है कि किस जमात की बेहतरी हो, बल्कि ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, जो है नहीं है कई सालों से। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाली बात से। आई ऑलवेज, और आपने भी जो कहा, मैं हमेशा से ये कहती हूँ, ट्वीट भी किया है मोर देन वंस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। ये ऑनेस्टली ये ऐसा टाइम है, इतनी तितर बितर टाइप सिचुएशन है कि पिछले कुछ अरसे से somebody like me who's always been against dynastic politics, अब मुझे समझ आई है कि पाकिस्तान इंडिया में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों आज के दिन तक चलते आ रहे हैं। जब आपके लीडर्स को, पाकिस्तान में तो हर लीडर को, हर डेमोक्रेटिक लीडर को, हर प्राइम मिनिस्टर को सूनर और लेटर या उसको आउस्ट किया जाता है, या उसको जेल में डाल दिया जाता है, या उसे मुल्क से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया जाता है। सो आई अंडरस्टैंड नाउ, आई अंडरस्टैंड बेटर देन एवर कि बेनज़ीर भुट्टो थी, उसके बाद नवाज शरीफ फैमिली के उनके बच्चे, मरियम नवाज ने जिस तरह संभाला। इस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यू हैव
to, I guess everybody understands this, कुछ वो लोग थे जो शुरू से इमरान खान के साथ थे, उसके बाद वो लोग आए जो 2000 अर्ली 2000s में आए, उसके बाद 2013 में बहुत सारे लोग शामिल हुए. सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉयल्टी है पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ. पहले ये होता था कि जब अभी 2013 से पहले जब किसी गवर्नमेंट में भी नहीं थे तो हम लोग मजाक में भी ये बात करते थे कि बहुत बड़ी बात सबके लिए ये है कि जी इमरान खान के साथ स्टेज पे कौन बैठेगा या इमरान खान के साथ गाड़ी में कौन बैठेगा. उसी तरह इमरान खान को जेल में मिलना has become the token, the symbol of who is with PTI or who is closest to Imran Khan, उनको represent कौन कर रहा है. अब ये एक बन गया. और आप खुद देखो कि इस वक्त हमने पिछले इलेक्शंस में देखा 2024 वाले इलेक्शंस में ऐसे लोगों को PTI के सपोर्टर्स ने वोट किया जिनके नाम भी लोगों को नहीं थे पता, फिर भी उनको वोट मिला. और बात है उसको वोट कहाँ चला गया वो तो दैट्स अनदर स्टोरी. बट बहुत सारे लॉयर्स सामने आए क्योंकि लीगल टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एग्री विद मीर साहब, आई एब्सोल्युटली एग्री विद हिम कि इमरान खान ने अगर कोई डील करके बाहर निकलना है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना. दैट डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिक्स एंड हिज क्रेडिबिलिटी एंड हिज इंटेग्रिटी. उनके केसेस कोर्ट्स ने ख़त्म करने हैं. सो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम होनी है जो उनके 1 by 1 सारे केसेस को उनकी स्पाउस को और जो सारे मेन स्ट्रीम बड़े लीडर्स हैं और बाकी जो बेचारे फेसलेस नेमलेस वर्कर्स हैं उनके केसेस को, तो उनको उन केसेस को लड़ें. दूसरा टीवी पे आए. मुझे बाकी दुनिया का तो नहीं पता बट इंडिया टीवी पे आई यूज्ड टू गो ऑन अ लॉट ऑफ टॉक शोज. उनकी सब पार्टीज़ के इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद हर पार्टी के सर्टन स्पोक्स पर्सनस थे और सिर्फ वो स्पोक्स पर्सन उन टीवी शोज में नहीं आते थे. ये नहीं कि ABC जो ज़्यादा सेंसेशनल बातें करता है तो उसको बुला लो कि और वो सारे के सारे पार्टी की सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते थे, वो अपने व्यूज़ नहीं थे देते. यहाँ पे एज आई सेड कि एक तो वैसे ही कोई यूनिटी तो कभी भी नहीं थी इस पार्टी में, इमरान खान की मौजूदगी में भी नहीं थी. बट उनकी एब्सेंस में उनकी एक बहन है जिनका अपना बेटा जेल में है, वो बेचारी उस दुख में है. दूसरी उनकी बहन डॉक्टर है. अलीमा हैज़ ऑलवेज हैज़ बीन पार्ट ऑफ शौकत खान थिंग एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम किया. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो तीनों बहनें पॉलिटिशियंस नहीं हैं और वो अपना सारी और ये पॉलिटिक्स करना पाकिस्तान में फुल टाइम काम है बहुत. कभी और ख़ास तौर पे इस पार्टी के लिए अब उनको जेलों में भेजा जाता है, उनको बार बार पकड़ लेते हैं, उनको सड़कों पे जलील करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको बंद कर देते हैं, उनको बार बार अपनी ज़मानतें करानी पड़ती हैं. तो आई डोंट थिंक कि पब्लिक रिएक्शन से इस वक्त अगर कोई लीडर हो, कोई करने वाला हो तो every second person I talk to in Pakistan in any capacity, in any, I think आपके दोनों बाकी गेस्ट और आप भी एग्री करेंगे जो नहीं थे भी इमरान खान को पसंद करते, they are all behind him right now in a way कि वो they believe कि उनके साथ उनकी पार्टी के साथ ज्यादती हुई है. But coming back to unity पार्टी में बिल्कुल नहीं है. राइट मैट साहिबा, वक्त महदूद है. मैं ज़रा जावेद साहब का भी केसेस लड़ने चाहिए अदालत में. मैं जावेद साहब का भी ज़रा पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर ले लूँ. जावेद साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो चंद एक फ़ैसले हैं, ये बज़ाहिर तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, कहते आ रहे थे एक अरसे से कि कर लें, अगर आप ये वाकई इन पर अमल दरामद करते हैं फिर कोई चीज़ आगे बढ़ती है. सो आप समझते हैं कि आने वाला कुछ वक्त बेहतरी लेकर आएगा इस जमात के लिए? देखिए अरसलान, मैं आपको एक पाकिस्तान का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार किया गया उस कत्ल के केस में, तो वो उन्होंने ये कहा था, उनका बड़ा मशहूर कोट है, अगर मुझे कुछ हुआ तो हमारा भी रोएगा और दरिया खून से भर जाएंगे. उनका ये ख्याल था कि सच ए पॉपुलर लीडर कि लोग उनके लिए सड़कों पे आ जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, फौज के साथ तसादम करेंगे और अल्टीमेटली ही विल बी रिटर्न टू पावर. ये उनका ख्याल था जो गलत साबित हुआ. उनकी पार्टी उनको नहीं बचा सकी और अल्टीमेटली बेनज़ीर भुट्टो ने एक नई स्ट्रेटजी इख्तियार की अपने भाई मुर्तज़ा और शाहनवाज के बिल्कुल बरक्स. और मुर्तज़ा ने जो अल मुर्तज़ा बनाई थी उसको उसने डिसऑन किया. और मुझे ये याद है कि ये खाकान अब्बासी साहब जो हैं, शाहिद खाकान के वालिद, ये उस वक्त ज़िया-उल हक के बहुत करीब थे. ये जुनेजो का दौर था और वो प्रोडक्शन मिनिस्टर थे. उन्होंने कोशिश की थी कि ज़िया-उल हक और बेनज़ीर के दरमियान रेकन्सिलिएशन करवाई जाए. और जो मेरी इतला है वो ये है कि बेनज़ीर वॉज रेडी टू डू इट
لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ضیاء کے ساتھ مل کر اقتدار میں آؤں تو میری پارٹی مجھے ڈس آن کر دے گی، اتنا زیادہ ایموشنل وہاں پہ اس کی اپیول ہوگی. تو سیاست پریگمیٹزم ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میرے لیے باہر نکلے گی، لوگ مریں گے مرائیں گے، اور انہوں نے وہ جو ٹریک تھا اس کو استعمال کر کے دیکھ لیا. انہوں نے اوورسیز پاکستانی کا کارڈ بھی دیکھ لیا پلے کر کے. انہوں نے اور بھی جو ٹیکٹکس تھے سڑکوں پہ آنے کے، مظاہروں کے، احتجاج کے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے دیکھ لیے. اب ان کو شاید یہ احساس ہے، اور ان کی پارٹی کے وہ لوگ جنہیں ڈاوز کہا جاتا ہے، فاختائیں، یعنی جو امن کی بات کرتے تھے، شاید وہ ان کو باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ آپ کو بات چیت کے ذریعے ہی اس مخمصے سے، اس پرابلم سے، اس بحران سے نکلنا ہوگا. اگر آپ کنفرنٹیشنل لائن پہ چلیں گے تو آپ میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے. پارٹی کے اندر جو ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کو ٹکڑے کرنے میں ان کی پالیسیز کا بھی ذکر ہے، اور دوسرا فریق اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی پارٹی کو آہستہ آہستہ فیکشنلائز کر رہا ہے. تو یہ ساری حقیقتیں ہیں جن کے پیش نظر اب خان صاحب کو یقین ہے کہ ایک پریگمیٹک لائن لینی پڑے گی اور بات چیت کے ذریعے ایک سلوشن نکالنا پڑے گا. اسی کے ذریعے وہ باہر آ سکتے ہیں. اور اگر وہ کانفرنٹیشن کرتے رہے تو اس وقت جو پاور سیٹ اپ ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ایپریٹس ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں وہ دراڑیں ڈالنے میں کامیاب نہیں ہیں اور نہ ہو سکیں گے. تو بیسٹ وے آؤٹ از کہ وہ بات چیت کریں، پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات کریں. اور انہوں نے جو الائنس بنایا ہے، اس الائنس کی جو اس وقت جو الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کا، اس کو بھی یہ ٹاسک دیں کہ وہ حکومت سے بیٹھ کے بات کریں، ایک طریقہ کار نکالیں. 6 ماہ بعد، سال ماہ بعد اگر دوبارہ ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتی ہے، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. رائٹ سر، جاوید صاحب پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اسلام خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے